इनका बैकग्राउंड क्या है। मारूफ सियासी व समाजी तज्जिया निगार सैयद अशरफ की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात को अब्दुस्सुबहान ने खारिज किया है, मुस्तरद किया है। बेंगलुरु के शाहीन फाल्कन तालीमी इदारे के एमडी अब्दुस्सुबहान ने कहा कि वक्फ की ज़मीन पर कब्जा जमाने, वक्फ की प्रॉपर्टियों को हथियाने या हड़प करने जैसे इल्ज़ामात एक तालीमी इदारे पर कीचड़ उछालने के बराबर हैं। अब्दुस्सुबहान ने कहा कि शाहीन फाल्कन तालीमी इदारा कई स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल संवार रहा है। ऐसे खानदान जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने की सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे तलबा व तालिबात जिनके लिए MBBS तक की रसाई नामुमकिन थी, ऐसे कई स्टूडेंट्स फाल्कन तालीमी इदारे में तालीम व तरबियत पाकर मुफ्त MBBS सीट हासिल करने में कामयाब हुए हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। अब्दुस्सुबहान ने कहा कि चंद मसाइल और इंतज़ामी मामलात को उठाकर चंद लोग कौम व मिल्लत के इस बावकार इदारे को निशाना बना रहे हैं। अब्दुस्सुबहान ने कहा कि किसी तालीमी इदारे में खामियां, कोताहियां तलाश करने के बजाय तालीमी इदारों को मजबूत करने, आगे बढ़ाने और नए तालीमी इदारे कायम करने की फिक्र करनी चाहिए। अब्दुस्सुबहान ने कहा कि अगर मसाइल या कमी पेशियां हुई हैं तो बातचीत के जरिए दूर की जा सकती हैं, लेकिन मीडिया में किसी तालीमी इदारे या इसके मुंतज़मीन को निशाना बनाना दुरुस्त नहीं है। आपको अगर कोई चीज कहनी है, अगर आपके पास कोई खदशात हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूं, लोगों को ताम झाम करने की जरूरत क्या है। आप मेरे पास बैठिए, मेरे से सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। ये बच्चा है इरशाद बादशाह, इसके अम्मी किसी घर में जाकर काम करते हैं। ये बच्चा आज MBBS कर रहा है, ऑर्फन लड़का है। मेरे लिए खुशी की बात है, एक मौलाना जो सदरुल इरशाद में पढ़ाते हैं, उनकी बच्ची आज अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कर रही है। बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में बच्ची पढ़ रही है, सेकेंड ईयर ऑफ MBBS। ये बच्चा जो वेल्डर का बच्चा है, आज बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। ये इदारे जो होते हैं ना, अमानत होते हैं कौम की। अब्दुस्सुबहान की अमानत नहीं होती है। इदारे जनरेशंस के लिए होते हैं, हमको इदारों को बनाना है। अगर कोई प्रॉपर्टी है वक्फ की, कोई चीज ऐसे ही पड़ी रही तो हमको बुरा नहीं लगता, हमको कोई क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन अगर वहां पे कोई अच्छा काम शुरू होता है, तब वहां पे सबको पेट पे दर्द होना शुरू होता है। अरे वहां पे कैसे अच्छा काम शुरू हो रहा है, वहां पे क्या हो सकता है, कुछ तो हो रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करिए। अगर मैंने 3 इदारे बनाए हैं, आप 30 इदारे बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कोई वक्त की इरेगुलरिटीज करना है। जहां पे भी मुझे इरेगुलरिटीज हो रहे हैं, इंशाल्लाह मिलकर समझेंगे, मुझे मालूम कराइए, क्योंकि मेरे तो नजदीक ऐसे कोई चीज नहीं है। अगर करेक्शन की कोई भी जरूरत है, करेक्शन कर देंगे इंशाल्लाह। नियत के ऊपर सब दारोमदार है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी नतायज है ना, सब उसके लिए है। अब्दुस्सुबहान ने कहा कि बीदर में उनके वालिद मन्नान सेठ की जानिब से खरीदी गई वक्फ की जमीन इनाम करदा जमीन थी, जिसे देवीदास नामी शख्स को लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत ग्रांट की गई थी। इस जमीन को उनके वालिद, जो एक लैंड डेवलपर हैं, उन्होंने मार्केट वैल्यू के मुताबिक खरीदी। अब्दुस्सुबहान ने कहा कि इस मामले में अगर वक्फ बोर्ड अपना दावा साबित करता है तो उन्हें और उनके वालिद को कोई एतराज नहीं होगा और वो एक पल भी इस जमीन पर कायम नहीं रहेंगे। इस मौके पर अब्दुस्सुबहान ने ताहा एजुकेशन ट्रस्ट और दारुसलाम के साथ मुआहिदों के बाद, एग्रीमेंट के बाद किराए पर हासिल की गई वक्फ की प्रॉपर्टियों के सिलसिले में भी वजाहत पेश की। अब्दुस्सुबहान ने कहा कि इन इदारों के साथ चंद मसाइल पेश आए, लेकिन उन्हें बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश की गई है। शाहीन फाल्कन इदारा सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टियों को क्यों निशाना बना रहा है, इस इल्ज़ाम पर अब्दुस्सुबहान ने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टियों के अलावा निजी प्रॉपर्टियों पर भी उनके तालीमी इदारे कायम हैं, लेकिन वक्फ के सिलसिले में एक सोच ये थी कि खाली और बेकार पड़ी वक्फ की जायदादों को
तालीमी मकसद के लिए अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उसकी हौसला अफजाई और रहनुमाई की जानी चाहिए। अब्दुस्सुभान ने कहा कि उनके तालीमी इदारों में पढ़ने वाले गरीब, यतीम, बेसहारा बच्चों को जो रियायत मिलनी चाहिए वो दी जा रही है। उलमाए कराम के बच्चों से कम फीस ली जाती है। अब्दुस्सुभान ने कहा कि एक दूसरे पर इल्जामात, तोहमतें लगाने के बजाय साहब खैर अफराद को तालीमी फलाही इदारे कायम करने की जानिब तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये इदारे नस्लों के काम आते हैं। इन इदारों की वजह से खानदानों का, समाज का और पूरे मुल्क का मुस्तकबिल संवरता है, बनता है। जुनूबी न्यूज रिपोर्ट। बच्चे ने कोई ट्यूशन फीस पे करी क्या हॉस्टल की फीस बच्चा पे कराएगा? पूछिए। आपको कितने बच्चों की स्टोरी सुनाऊं मैं? ये बच्चा ऑर्फन बच्चा, बाज 620 मार्क्स लिया। 1 रुपया इस बच्चे के लिए हमने चार्ज किया, क्या मालूम करिए। मैं आपको नंबर दूंगा उसके वालिदा का। ये वक्फ की जायदाद है। इसमें क्या अभी कॉलेज में ये इनके नाम रजिस्टर हो गई है प्रॉपर्टी। वक्फ गैजेट में भी है। ये वक्फ का गैजेट है, ले लीजिएगा। सर्वे नंबर 85 बेल्तकेरे और बीदर, ये है, ये आप देख लीजिएगा। ये प्रॉपर्टी वक्फ की है और इनके नाम जो है ना रजिस्टर हो गई है। किसके नाम रजिस्टर हुई है? एक प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड सेल डीड का नंबर भी मैं देता हूं आपको। एक 8 एकड़ 35 कुंटे का सेल डीड का रजिस्ट्रेशन नंबर है BDR 1000847 2017-2018। ये 16/5/2017 को जो है ना ये रजिस्टर हुई है मन्नान सेठ के नाम। मन्नान सेठ जो है इनके वालिद हैं, किसके? अब्दुल सुभान के वालिद हैं। जानबूझ के भी कि भाई ये वक्फ प्रॉपर्टी है, यहां कागजात में छेड़खानी करके कागजात दूसरे के नाम बदल के फोर्जरी, फ्रॉड वगैरह करके इसमें जो है ना ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। सर्वे नंबर 85 में वो 8 एकड़ 35 कुंटे इनके नाम रजिस्टर हो गई है। अब वहां वो ये बना रहे हैं, साइटें बना रहे हैं ना। 16/5/2017 को क्या बना रहे हैं? साइट बना के बेच रहे हैं, लेआउट बना रहे हैं वो। ये और उसकी आप, इसके लिए मैं आपको ये भी दे दूं कि इत्तेफाक से वक्फ बोर्ड अभी हाल में 24/8/22 को एक नोटिस इशू करता है। किसके नाम? हमारे मन्नान साहब के नाम नोटिस इशू होती है वक्फ की, जबकि मालूम है ये एनक्रोचर है। अब्दुल मन्नान सन ऑफ अब्दुल अजीज, हाउस नंबर सो एंड सो, बीदर, डिस्ट्रिक्ट बीदर। इनके नाम जो है ना अंडर सेक्शन 52 के अंदर 52 के अंदर नोटिस इशू करते हैं। 52 सेक्शन जो किसको दिया जाता है? एनक्रोचर को दिया जाता है। जबकि आपको मालूम है कि बाप बेटे एनक्रोचर हैं, उसके बावजूद भी आप वक्फ की जायदाद उनको दे जा रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई आप? ये मेरी नोटिस नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की नोटिस है। वक्फ बोर्ड ने नोटिस इशू किया है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने जो है ना इस पर दस्तखत किए। ये वक्फ बोर्ड का नोटिस है, मेरा नोटिस नहीं है। और इनको ये मालूम है कि भाई ये एनक्रोचर है। कानून क्या कहता है, एक्ट क्या कहता है? सुभान साहब, सैयद अशरफ साहब ने एक बड़ा एलिगेशन लगाया आप पर। 8 एकड़ जमीन वक्फ की और एक 3 एकड़ जमीन, ये जमीन आपने गैर कानूनी तौर पर यानी वक्फ की जमीन को खरीद कर उसे हड़पने की कोशिश की, इल्जाम है सैयद अशरफ का। वक्फ के गैजेट में होने के बावजूद आपने उस जमीन को खरीदा है। देखिए, मैं तो शायद मैं इस मड स्लगिंग और ये कीचड़ उछाड़ना, एक दूसरे का जवाब देना, मैं उसके मौके में नहीं, लेकिन क्योंकि बात आ गई है पब्लिक डोमेन में तो मुझे लगा कि अब उसकी क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। क्योंकि एटलीस्ट
लोगों तक तो सही मौक़िफ़ पहुंचे। इस जो ज़मीन की बात की जा रही है, ये बीदर की एक ज़मीन है। वहाँ पे मेरे वालिद का बेसिक जो कारोबार है वो खुद एक लैंड डेवलपर हैं और बहुत कई लेआउट्स वो बनाते हैं, उनका काम ही वही है। तो एज पर हिज वर्क प्रोफेशन वो ज़मीनें खरीदते हैं, लेकिन जब ज़मीनें खरीदते हैं उनका एक बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है कि लीगल ओपिनियन और 30 इयर्स का बिल्कुल देखा जाता है इनकम्बरेंस। उसके बाद पूरे रिकॉर्ड्स 100% करेक्ट होने, अगर कोई केस रहा तो 100% पूरे केस के मैटर्स देखे जाते हैं। वो देखने के बाद कोई डिसीजन लिया जाता है। ये जो मैटर सर्वे नंबर 85 की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल एक छोटा सा मैं नहीं देना चाह रहा हूं, क्योंकि मैटर ये पूरा सब डिसाइडेड मैटर है, इसमें कोई चीज एम्बिगुअस नहीं है, सब ऑलरेडी सेटल्ड मैटर है। लेकिन फिर भी लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लैंड सर्वे नंबर 85 वाज एन इनाम लैंड, और इसके जो इनामदार थे वो सैयद उस्मान हुसैन सन ऑफ गेसुदराज हुसैनी बोल के थे, और एक देवीदास सन ऑफ मल्लप्पा वाज अ कल्टिवेटर इन द लैंड, और he was a cultivator since 1967, whom under the Karnataka Land Reform Act of 1961 occupancy rights was granted after the process, जो भी process था उसका। Jurisdictional tribunal under Karnataka Land Reforms Act confirmed the occupancy right to Devidas जो और as a पट्टेदार of the land in 21 June 1976। अब सेक्रेटरी कर्नाटका वक्फ बोर्ड जो थे, उन्होंने इस ट्राइब्यूनल के डिसीजन को चैलेंज किया। ही चैलेंज द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल बिफोर हाई कोर्ट इन द रिट पिटिशन 2376 ऑफ 1976 on the contention that that वक्फ बोर्ड was not made the party and वक्फ बोर्ड was not heard before passing the order by the tribunal। तो हाई कोर्ट in 30th August 1982 remanded the case for final fresh disposal after hearing वक्फ बोर्ड। ट्राइब्यूनल में मैटर फिर वापस आता है। ट्राइब्यूनल आफ्टर रिमांडिंग द केस heard the वक्फ बोर्ड and confirmed occupancy right of the land in favor of प्रेम कुमार, जो देवीदास का बेटा था, since देवीदास had expired। एंड ये हुआ है 29/03/1988 पे। बाद में वक्फ बोर्ड डिड नॉट चैलेंज द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल। तो 1988 का जो ऑर्डर था जिसमें वक्फ बोर्ड पार्टी था, उसमें आफ्टर हियरिंग द वक्फ बोर्ड ऑर्डर पास हुआ इन फेवर ऑफ प्रेम कुमार, जो देवीदास का बेटा था। वक्फ बोर्ड उसके बाद वो ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया 1988 के ऑर्डर को। हाउएवर कोई दूसरा आदमी था बाय नेम स्वरूप कुमार, वो चैलेंज करता है the tribunal's order in appellate authority Bidar under the land reform act। appellate authority एक common order के थ्रू set aside many occupancy rights जो भी थे वहां पे, occupancy rights of all those who were granted rights under the said order। वो जो भी ऑर्डर के अंदर कई दूसरों को भी मिले थे, सबके ऑर्डर को कैंसिल करता है। ऑर्डर ऑफ द appellate authority was challenged before high court by प्रेम कुमार, जो who was the pattedar of the land in question, and the high court re-granted occupancy right to him in 11/09/2003 में ऑर्डर हुआ हाई कोर्ट का, उसको ऑक्यूपेंसी राइट उसका ग्रांट हुआ। डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट हैज नॉट बीन चैलेंज बाय वक्फ बोर्ड टिल नाउ। अब ये जो लैंड की बात कर रहे हैं, इसके हम बोनाफाइड परचेजर हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो भी कंटेंशन है, वक्फ बोर्ड को अपना मैटर ट्राइब्यूनल के सामने रखना था। ट्राइब्यूनल के सामने वक्फ बोर्ड ने मैटर रखा, उसके अगेंस्ट हुआ 1988 में। उसके बाद वक्फ बोर्ड अपीलेट अथॉरिटी के पास नहीं गया, वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट नहीं गया। आज भी अगर वक्फ बोर्ड को कुछ करना है तो उसका रेमेडी कहां पे है? वक्फ बोर्ड का जो रेमेडी है वो हायर अथॉरिटी हाई कोर्ट से जो ऊपर हो सकता है, या फिर एडिशनल बेंच जो रह सकती है, डिविजनल बेंच हो सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट हो सकती है। उस मैटर को वहां पे चैलेंज करना है। मगर हुआ ये कि एक नोटिस आई थी हमको
नोटिस का हमने रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि इट वॉज ए वेरी सिंपल थिंग फॉर अस कि भाई ऐसा एक हमको लगा क्लैरिफिकेशन पूछा जा रहा है, उसका क्लैरिफिकेशन हम जवाब दिए। नोटिस क्या थे आपको? वही कि ये गजट में नाम था, ये प्रॉपर्टी का नाम गजट में था, कैसे तुम खरीदे, मतलब पूरी हिस्ट्री हम लिख के दिए, पूरे जितने ऑर्डर्स है हाई कोर्ट के, ट्राइब्यूनल के जितने ऑर्डर्स है पूरे दिए गए, क्योंकि हम बोनाफाइड परचेजर हैं। मेरे वालिद का काम ही वो है जो जमीन खरीदता है, लैंड डेवलप करते हैं। आज भी देखिए, हमारा ओपन रिकॉर्ड की बात बोल रहा हूं, वालिद साहब बहुत क्लियर है इस बात को, और कई मरतबा बोले भी हैं कि वक्फ बोर्ड कम क्लीन, वक्फ बोर्ड को ग्रांट करने दीजिए, कोई भी जो भी अथॉरिटी है, हाई कोर्ट हो सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, हमारा कोई इतराज नहीं है। एक सेकंड के लिए हम नहीं रुकेंगे, हमारा क्या चाहिए? अरे भाई यहीं पे लोगों को जवाब देना मुश्किल, अल्लाह कैसे जवाब देंगे हम वक्फ बोर्ड की जगह लेके? अल्लाह अकबर, कैसे हो सकता है? तो आई थिंक क्लैरिटी तो बहुत क्लियर है कि 1988 से आज है 2023, उसके पूरे बीच में वक्फ बोर्ड कहीं नहीं है। वक्फ बोर्ड एक कोई शरारत कोई किया होगा, हो सकता है कुछ किया होगा, पता नहीं, एक नोटिस आई, नोटिस का जवाब दिए पूरे डिटेल के बाद, हो गया खत्म मैटर, क्लैरिफिकेशन हो गया हमको। अगर किसी को और कुछ डाउट है तो पूरे जजमेंट्स हैं यहाँ पे, ट्राइब्यूनल के हैं, अपीलेट अथॉरिटी के हैं, हाई कोर्ट के हैं। हम जो रिकॉर्ड ऑफ राइट जो देखे थे, देख के जो प्रॉपर्टी एज ए बोनाफाइड परचेजर जो खरीद सकता है, 30 साल देख सकता है कोई भी इंसान, देखना है तो 40 साल देख सकता है, हम 40 साल का देखें, देख के खरीदे। और कैसा खरीदे? मार्केट कंसिडरेशन 100%, जो सब रजिस्ट्रार के जो गाइडेंस वैल्यू के हिसाब से मार्केट जो कंसिडरेशन है उतना पे करे खरीदे, कोई सब अंडर वैल्यू कुछ नहीं खरीदे, तो उसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका कहना है कि वक्फ बोर्ड चाह के भी अब इसमें अपील नहीं कर सकता? वो मुझे मालूम नहीं है। वक्फ बोर्ड जो करना चाहता है इस मैटर में, फॉर एड्रेसिंग दिस मैटर करना चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास करना चाहिए, मुझे उसके बारे में मालूमात नहीं है। ओके, दूसरा एक मामला यह है कि आपने जो ताहा इदारे की तरफ से, औकाफी इदारे की तरफ से जो प्रॉपर्टी ली है रेंट पे, उसका रेंट तकरीबन 93 लाख रुपए से ज़्यादा रेंट आपने पे नहीं किया। इस ताल्लुक से कोर्ट में भी सूट फाइल किया गया रिकवरी के लिए। सब बेबुनियाद बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, एक क्योंकि ये कुछ वक्त से कुछ कोशिश हो रही है ताहा की तरफ से, क्योंकि जब लोग नीचे गिरते हैं तो किस लेवल पे गिरते हैं मुझे देख के हैरत हो रही है। क्योंकि मुझे बुरा क्यों लगता है कि हाँ, अगर कोई किसी के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने का तरीका होता है। सर हमारे पास ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपके पास कोई चीज है क्या? मैं दिखा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई सी चीज है जो मैं छुपा रहा हूं, छुपाने की कोई चीज ही नहीं है। देखिए होता ये है कि ये वक्फ बोर्ड की तरफ से मेरे पास उनको जो दिए गए हैं, जितने भी वो उनको दिया गया होगा, जितने भी रेंट पे करे हैं, हर एक की रिसिप्ट मिलती है आपको, पूरे रिसिप्ट्स आपको उन्हीं के सिग्नेचर्स के साथ हर चीज मिलेगी, उन्हीं के सिग्नेचर्स उसमें सब मिलेंगे। उसमें कितने रिसिप्ट्स आपको चाहिए पूरे, जब तक वो डेट तक के, उसके बाद का क्या है वो बताऊंगा मैं आपको। ये पूरे आपको रिसिप्ट्स के अंदर आपको देखने मिलेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। ये लोग कितने आपको रिसिप्ट चाहिए क्योंकि दिस मैटर इज ऑलरेडी, क्योंकि किसको इंटरेस्ट है। उसके बाद क्या होता है कि 2019 में आप देखिएगा ये पूरे लोग साइन करके देते हैं, जितने भी ताहा के जितने भी लोग हैं 100% साइन करके देते हैं। मुझे बुरा क्या लग रहा है कि मैं ये सब क्लैरिफिकेशन मीडिया में दे रहा हूं। ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं है कम्युनिटी के लिए, खासतौर पर मेरा जैसा इंसान जो हमेशा पॉजिटिव काम करता है कम्युनिटी के लिए, बेहतरी का काम करता है, वो जाके आज वो कीचड़ उछालने का उसका काम कर रहा है। बट जो भी है जस्ट टू क्लियर जो हवा कोशिश हो रही है कि इन्होंने क्या लिख के दिया कि कुछ काम है उनकी बिल्डिंग का जो पूरा करना है, वो पूरा करने के लिए पास पैसे नहीं थे। वो बोलते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ ताहा शाहीन के, मतलब शाहीन एजुकेशन ट्रस्ट के पास से कंस्ट्रक्शन का पैसा लेना है, फिर उसको रेंट में कट करेंगे, लिखते हैं। ये कौन साइन करते हैं? 1 2 3 4 उनके जो 4 ट्रस्टीज हैं वो पूरे लोग साइन करते हैं, मेंबर उनके 4 ट्रस्टीज थे, उनके
चारों ट्रस्टीज साइन करते हैं, पैसे उसके पैसे पूरे लिए हैं, और आज 1,80,00,000 की बिल्डिंग बनी है वहां पे। बताएं दे कोई इंसान जो उसके लिए चंदा दिया है, एक आदमी 1 रुपया चंदा दिया उसके लिए बताएं दे। नहीं, क्या 1,80,00,000 की बिल्डिंग है उसमें एडजस्ट हुआ है आपका? अरे लिख के दिया है लोग, आपके लिए जो बिल्डिंग बनाई गई है उसमें एडजस्ट हुआ है। वो लोग पहले तो कई चीजें हैं जो मैं वक्फ बोर्ड मतलब कोर्ट के अंदर मैंने दिया है कि किस तरीके से मेरे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया था। मुझे अगर आप एमओयू देखेंगे, क्योंकि हमने क्या देखा था कि कोई अब किसी के ऊपर बोलना अच्छा नहीं है, कहीं पे मेंशन नहीं किया गया था कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है, हमें कभी मालूम नहीं था। जब हमको मालूम हुआ आई वाज शॉक्ड, आई वाज बैफल्ड टू नो दैट इट इज अ वक्फ प्रॉपर्टी, क्योंकि इतने इज्जतदार लोग थे वो जिनके पास से हमने लिया था। हमारे पास एमओयू कराया गया तार इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी के तौर पे, और जब हमारे मालूम हुआ तो हम डायरेक्ट वक्फ बोर्ड के पास गए। जो भी बात है कि ऐसा हमारे साथ गलत मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, गलती हुई है हमारे साथ, हम गलत फहमी में ऐसा एंटर हुए, तो वक्फ बोर्ड क्या करता है कि एक 2019 में एक ऑर्डर पास करता है हमारे को डायरेक्ट लीज देने के लिए ऑर्डर पास करता है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसको वो लोग चैलेंज करते हैं कि 3 साल के लिए देने की बात होती है इसमें। हाँ, ये कौन चैलेंज करता है? तहा वाले चैलेंज करता है हाई कोर्ट में, मैटर इज स्टिल पेंडिंग। अब उसका जो रेंट मुझे पेंडिंग जो रेंट था, मैंने हाई वक्फ बोर्ड के लिए, देखिए ये मैंने वक्फ बोर्ड में दिया है कि क्या लिखा है इसके अंदर कि जो भी मेरा कुछ रेंट पेंडिंग है फॉर द ईयर 23 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024 मेरा रेंट पेंडिंग है। उसके लिए मैं रेंट का चेक आपको दे रहा हूं, चेक बियरिंग नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 000928, कौन से बैंक का लिखा है, अमाउंट लिखा है, डेट ऑफ चेक लिखा है, वक्फ बोर्ड को दिया गया है, मेमो दिया गया इसका। इसको भी ऑब्जेक्ट करते हैं लोग, नहीं एक्सेप्ट नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं, फिर करने क्या हुए? देखिए हाँ, कोशिश क्या की जा रही है, कोई एक इदारा हमारे पास लोग भले बोलते थे, मैं हमेशा खुश होता था, बोलता था कि शहरियाने बेंगलोर ने जितने यहां पे मेरी मदद की है और जिस तरीके से मतलब हर तरीके से एक पॉजिटिव काम करने के लिए जो सपोर्ट मिला, मैं हमेशा खुश होता था और लोगों को मैं शुक्रगुजार होता था। ये अभी भी कोई गिला नहीं है, बस हाँ खदशात है लोगों को, डाउट्स है, लेकिन डाउट्स को क्लियर करने का तरीका हो सकता है। आज ये जो 93 का आउटस्टैंडिंग है, हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर बताएं, कंस्ट्रक्शन कितने का हुआ है, कहाँ कितना एडजस्टमेंट हुआ है? देखिए पूरा जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, अगर आप देखना चाहेंगे, मैंने अपना एक्स्ट्रा पैसा डाला है, जबकि इन्होंने लिखा था कि जो भी कंस्ट्रक्शन करना था, कंस्ट्रक्शन करके रेंट में कट करना है। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे थे उसमें? बिल्डिंग जो स्कूल की बिल्डिंग है, इन्होंने एक नई बिल्डिंग बनाई थी, वो नई बिल्डिंग को बिल्कुल छोड़ दिया था। वो बिल्डिंग की हालत ऐसी हो रही थी कि शायद वो बिल्डिंग गिर जाती, मतलब क्योंकि अनफिनिश थी, फर्स्ट फ्लोर के बाद से हालत खराब थी, बारिश हो रहा था, सब लोग बोले ऐसे ओके क्योंकि बिल्डिंग बन जाएगी। क्योंकि ये मैटर जब वक्फ बोर्ड में गया था, ये मैटर जब इन्होंने मेरी रेंट मुझे वक्फ बोर्ड बोला कि डायरेक्ट मुझे लीज देंगे, उनका लीज कैंसिल किया गया, एक्चुअली तहा का लीज कैंसिल करे, तहा का लीज कैंसिल किया गया रेजोल्यूशन पास करके। क्यों कैंसिल किया? अरे मेरे साथ देखिए, सब लीज करे अगेंस्ट द रूल ऑफ द ट्रस्ट के थ्रू जो आया था, एफआईआर हुआ था जिसमें ये मामला। नहीं, ये दूसरी बात है, वो अलग है। मुझे मिसरिप्रेजेंटेशन, इनका लीज कैंसिल हुआ, उसके बाद मुझे लीज दी गई। इसके दौरान क्या हुआ, ये लोग इसको रुकाने की कोशिश करे। अब ये बिल्डिंग की हालत खराब हो रही थी, सब लोग बोले कि कुछ बिल्डिंग तो बन जाए, कुछ ना कुछ हो जाए तो वक्त की जगह तो बच जाएगी, मतलब वो बिल्डिंग तो वक्त की बिल्डिंग रहेगी, कोई ना कोई कहीं ना कहीं यूज करेगा उसको। अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी बिल्डिंग बनी, 5 फ्लोर की बिल्डिंग, अल्हम्दुलिल्लाह आज वक्त की हमेशा के लिए परमानेंट यूज हो सकती है किसी के लिए। मैं तो परमानेंट इंसान हूं नहीं, पर वक्त हमेशा परमानेंट रहेगा इंशाल्लाह। देखिए कोशिश ये रहेगी कि इंशाल्लाह चीजों को जितना अच्छे से लोग मतलब सॉल्व किया जाए, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा इसके अंदर कुछ नहीं है, जो भी डिसीजन वक्फ बोर्ड का होता है, क्योंकि यहां पे कुछ साजिशी तौर पे कुछ कोशिश हो रही है कि तहा वालों का जो मसला चल रहा है कि दे वांट टू कम इनसाइड, उसके लिए खट से एक आपको देखेंगे कि आज से कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस आके एक
रूम बंद करने की कोशिश करते हैं। मैं कहीं पे उसका जवाब नहीं दिया। मैं अगर आप देखेंगे आए ऑफिस को, ये 6 सितंबर की बात है, लॉक करके बिल्कुल एज ए अचीवमेंट के तौर पे लॉक करते हैं। मतलब ये सब अच्छी चीज नहीं है, सब मैं बताना, बट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक नोटिस भेजते हैं। अब ये सब उसके बाद शुरू हो रहा है, ताकि उनका जो मकसद है कि वो किसी तरीके से इसके अंदर एंटर हो और रेंट लेना शुरू करें। मैं जो रेंट वक्फ बोर्ड को दे रहा हूं, जब मेमो देता हूं तो घंटों तक मेरे से फोन पे बात की जाती है, नहीं नहीं रेंट हमको दो। मतलब कैसे तुमको ऑन व्हाट बेसिस छूटेगी भी हो? कमिटी में नहीं है ना वो। तो वही तो मेरा तो सवाल उनके लिए वही है, ऑन व्हाट बेसिस छूटेगी द रेंट टू देम? इट इज लीगल। मैं वक्फ बोर्ड को दे सकता हूं। और दूसरा कोई ये जो है आप एक एप्लीकेशन ये भी है कि आप सिर्फ वक्फ के इदारों को टारगेट कर रहे हैं, ज़्यादा वक्फ के इदारों को लेने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी तरफ से कोई रियायत नहीं दी जाती है, फ्री में नहीं। मतलब 50% कम से कम आपको मुसलमानों को फ्री पढ़ाना चाहिए, लेकिन आप कम करने के नाम पे, डिस्काउंट करने के नाम पे सिर्फ 5-5 हज़ार कम करते हैं, 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अच्छा देखिए, मैं सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी नहीं लेता, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसे प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बहुत हैं। एलआर बंडी की प्रॉपर्टी कोई वक्फ की नहीं है, आटी नगर की प्रॉपर्टी में कभी वक्फ की नहीं थी, जयनगर की प्रॉपर्टी में वक्फ की नहीं थी, विजयनगर की प्रॉपर्टी कभी वक्फ की नहीं थी। देखिए ये भी जो बिल्डिंग में जो बैठा हूँ ये भी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं, सब प्राइवेट प्रॉपर्टीज है। हाँ, क्या हुआ क्या, एक मरतबा तहा का जो भी मैं एंटर किया था वो भी मुझे मालूम था वक्फ का था। हाँ, उसके बाद जितने भी प्रॉपर्टी लिया, दारुसलाम की प्रॉपर्टी लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट रेंट पे किया, थर्ड फ्लोर पे रेंट, मार्केट रेंट आफ्टर एग्रीबल आई वाज पेइंग द हाईएस्ट रेंट एट दैट टाइम व्हेन आई फर्स्ट एंटर्ड। ये भी इल्जाम है कि आप दारुसलाम की बिल्डिंग का भी रेंट नहीं दे रहे हैं। अरे उनको कैसे मालूम होता है सब चीजें? देखिए आप जाके उनके लेजर चेक करना ऑर्फनेज के। हाँ, होता ये है कि ऑर्फनेज के मेरे पास 35 से 40 बच्चे पढ़ते हैं। हमारा जो इंटरनल एडजस्टमेंट ये है कि ऑर्फनेज के बच्चों की जो फीस उनको देनी है, वो फीस हम 50% से ज्यादा रियायत देते हैं। 100 जो बच्चों की फीस होती है उसमें मोर देन 50% रियायत होती है, लेकिन मोर देन 50% की रियायत के बाद जो फीस बचती है वो उनको जो देना होता है वो डायरेक्ट एक बच्चे की फीस नहीं देते हम। मैं भी एक इंस्टीट्यूशन हूं, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। हम क्योंकि हम कभी एक दिन बैठते हैं कितना एडजस्ट, कितना फीस आना है और मैं कितना रेंट देना है, उसके हिसाब से सेटल कर देते हैं। हाँ, वो एक मतलब कोविड की टाइम नहीं हुआ था, उसकी वजह से वो मैटर लंबा हुआ था, बस एडजस्ट हो गए। आप जाके उनके लेक्चर चेक कीजिए ऑर्फनेज के। लेकिन क्या आप अपने इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं? क्योंकि देखिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो... देखिए मैं तो एक चीज पहले क्लियर बोलता हूं, मैं बच्चों को फ्री इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि मैं वक्त प्रॉपर्टी ले रहा हूं। सिर्फ कई जगह पे मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, फिर भी वहां पे बच्चे मेरे फ्री पढ़ते हैं। कौन से बच्चे पढ़ते हैं, सुन लीजिए वो बात को। आप मेरी किसी भी ब्रांच में अगर जाएंगे तो आपको दिखेगा एक फीस स्ट्रक्चर होता है। फीस स्ट्रक्चर आप जो बोले बराबर है कि कॉमर्स के लिए कुछ 47-48,000 होगा, साइंस के लिए ज़्यादा होगा, फिर हॉस्टल के लिए, रेसिडेंशियल के लिए सेपरेट होगा फीस। लेकिन अगर उसको पलटा के देखेंगे तो आपको मालूम होगा उसमें कैटेगरीज कैसे रहते हैं। वो जनरल है, कैसे ये ऑर्फन बच्चे के लिए क्या हो सकता है, एनी ऑर्फन, उसको कुछ भी होने दीजिए, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, उसके लिए रियायत मिलेगी। फिनेंशियल किसी को प्रॉब्लम है उनके लिए रियायत मिलती है। अपाहिज अगर कोई है उनके लिए रियायत मिलती है। हर इमाम मौजन कई है, आपको अगर मैं नाम बोलता हूं आप जाके किसी से बात कर लीजिए। मैं ऐसे कितने उलमा हैं जिसके बच्चे मेरे पास पढ़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स बने हैं, वो कितना फीस पे करते हैं। ओपन रियायत है मेरे पास, और रियायत जो होती है क्योंकि प्रोपोर्शनेट होती है। ये जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे बता सकते हैं कि कितना % आप बच्चों को जो है फ्री पढ़ाते हैं या रियायती उसमें पढ़ाते हैं? देखिए कैलकुलेशन वाला आदमी नहीं हूं मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से जितना भी शुरू से हुआ है, उलमाओं के बच्चों के लिए फ्लैट हमारे पास शायद 35,000 का कंसेशन होता है। कई 1.5 लाख नहीं, ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ। 80,000 के ऊपर जो हमारी जो ट्यूशन फीस है उसके ऊपर 35,000, 88 के अंदर 35,000 उसमें फ्लैट कम होता है उलमाओं के लिए। आप किसी भी उलमा की फीस चेक कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन ये सब बोलने की चीज नहीं है, ये मैं किसी के लिए नहीं कर रहा। अरे मेरी आखिरत के लिए कर रहा हूं। ये लाहौल वाला ये लोगों को देखिए, यहाँ पे मैं किसी को प्रूव करने के लिए क्यों हूं। अब वक्त की प्रॉपर्टी हो तो वक्त को रेंट देता हूं मैं,
और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि उसका सही इस्तेमाल करें और कौम व मिल्लत का सही बेहतर फायदा हो उसकी वजह से। और बताइए। आपने वो मैसूर रोड की प्रॉपर्टी मिली है, उनका एलिगेशन है कि जहां कमर्शियल एरिया है वहां क्यों आप एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, ये मेरा लीज डीड है उनके साथ। वो लोग मेरे पास आके बोले कि हमारे एरिया में एक भी मुस्लिम मैनेज पीयू कॉलेज नहीं है। पूरे कितने बड़े एरिया की बात कर रहा हूं बताया आपको, पूरे के पूरे मजबूर हैं। वहां पे एक जय हिंद बोल के पीयू कॉलेज है, जो अलग सोच रखने वालों क्या है वो कॉलेज। हमारे बच्चे वहां जाने में मजबूर हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं है। तो आप कोशिश करिए। बोला अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन आप जाइए, मैं एग्रीमेंट दे रहा हूं, जाके उनका अकाउंट चेक कीजिए। एक दिन का भी अगर रेंट उनका कम पड़ रहा है तो बताइए मुझे। मैं कहीं पे देखा कि उनका कहीं ना, आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि दारुस्सलाम के लिए कोई परमिशन का इशू है। अरे ये पीयू बोर्ड का परमिशन है। अरे ये सब मैं उनको थोड़ी बताने की जरूरत है। पब्लिक में कोई भी कुछ भी फेंकेगा तो उससे थोड़ी कुछ होता है। आपको अगर कोई चीज कहनी है, अगर आपके पास कोई खदशात हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूं, लोगों को ताम झाम करने की जरूरत क्या है? आप मेरे पास बैठिए, मेरे से सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। समझ नहीं आया कोई चीज में आपको लगा कि नॉट सेटिस्फैक्टरी, दैट टाइम यू कैन गो टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अरे बाबा देखिए, होता यह है कि मैंने आज तक जो कुछ किया है, लोग इन्होंने कहा कि मैं कुछ फेक करता हूं। ये बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं, पूरे बच्चों के नंबर दे देता हूं मैं। जितने बच्चे हैं सबकी स्टोरी लिखी हुई है, उनके नंबर्स के साथ है। आप बोलेंगे कि ये बच्चे सही नहीं है। ये बच्चा है इरशाद बादशाह, इसके अम्मी किसी घर में जाकर काम करते हैं। ये बच्चा आज एमबीबीएस कर रहा है, ऑर्फन लड़का है। इसके लिए हाँ, मैंने 11th and 12th पढ़ाया। वो कोई वक्त की प्रॉपर्टी में रह के नहीं पढ़ा, मेरे जयनगर के कैंपस में रह के पढ़ा, जो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। फिर भी उसको कंसेशन मिला वहां पे। बच्चे को फिर मैंने मेडिकल की तैयारी कराया। ऐसे कितने बच्चे हैं, मतलब शहनी पेंसी, कोई रिक्शा पुल्लर की बच्ची होगी, कोई तबस्सुम है जिसके अपा मेंटल रिटार्डेड है, कारपेंटर का बच्चा जैद अली खान कारपेंटर का बच्चा है, कितने हैं, अब्दुल्ला देखिए, हमारे मदरसा कोसा मदरसा हमारा मंसूरा, उनका बच्चा है, अब्दुल मुख्तदिर हजरत का बच्चा है, हमारे शबील इरशाद में पढ़ाते हैं मौलाना, क्या नाम है मौलाना का, मुफ्ती मोहम्मद हारून साहब, उनकी बच्ची हैं। ये सब नहीं बोलना चाहिए, मगर मेरे लिए खुशी की बात है। एक मौलाना जो शबील इरशाद में पढ़ाते हैं, उनकी बच्ची आज अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कर रही है। बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में बच्ची पढ़ रही है, 2nd ईयर ऑफ एमबीबीएस। हाँ, आपको दिक्कत हो सकती है कि कौन की बच्ची आगे पढ़ रही है और डॉक्टर बन रही है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर वो दिक्कत है तो ऊपर वो बोलिए, नहीं तो क्या है बताइए डायरेक्ट। ये बच्चा जो वेल्डर का बच्चा है, आज बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, फजलुर रहमान। और पूछिए इस बच्चे के अब्बा से, मैं नंबर नंबर दूंगा आपको, क्या बच्चे ने कोई ट्यूशन फीस पे करी क्या हॉस्टल की फीस बच्चा पे कराएगा? पूछिए। आपको कितने बच्चों की स्टोरी सुनाऊं मैं। ये बच्चा ऑर्फन बच्चा, माज 620 मार्क्स लिया। 1 रुपया इस बच्चे के लिए हमने चार्ज किया, क्या मालूम करिए। मैं आपको नंबर दूंगा उसके वालिदा का। मगर अच्छा नहीं लगता ये सब कौम। देखिए, ये इदारे जो होते हैं ना, अमानत होते हैं कौम की। अब्दुल समान की अमानत नहीं होती है। इदारे जनरेशंस के लिए होते हैं, हमको इदारों को बनाना है। अगर कोई प्रॉपर्टी है वक्फ की, मैं कोई मुझसे गलत मत समझिए, प्रॉपर्टी है, वहां पे गैरेज है, बेकार पड़ी है, स्कूटर मैकेनिक है, ये है, उनको खराब नहीं बोल रहा मैं, माफ नहीं, ये मत समझिए मैं किसी चीज खराब बोल रहा हूं। कोई चीज ऐसे ही पड़ी रही तो हमको बुरा नहीं लगता, हमको कोई क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन अगर वहां पे कोई अच्छा काम शुरू होता है, तब वहां पे सबको पेट पे दर्द होना शुरू होता है। अरे वहां पे कैसे अच्छा काम शुरू हो रहा है, वहां पे क्या हो सकता है, कुछ तो हो रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करिए। अगर मैंने 3 इदारे बनाए हैं, आप 30 इदारे बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कोई वक्त की इरेगुलरिटीज करना है। जहां पे भी मुझे इरेगुलरिटीज हो रहे हैं, इंशाल्लाह विल
समझेंगे, मुझे मालूम कराइए, क्योंकि मेरे तो नजदीक ऐसे कोई चीज नहीं है। अगर करेक्शन की कोई भी जरूरत है, करेक्शन कर देंगे इंशाल्लाह। नियत के ऊपर सब दारोमदार है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने भी नतायज है ना, सब उसके लिए है। कोई मैं बहुत बड़ा तुलमखा नहीं हूं कि बेंगलोर जैसे शहर में इस तरीके के नतायज दूं। बहुत कोई कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन नहीं है मेरा। हमारे बच्चे कैसे इदारों में पढ़ते हैं आपको तमाम को मालूम है, क्योंकि मैं मैनेज करने के लिए मुझे दिक्कतें होती हैं, फिर भी बच्चे कॉर्पोरेट करते हैं। और हमारा जो सिंसियरिटी है, अल्लाह उसके नतायज दे रहा है, उसमें बरकतें दे रहा है और नतायज आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे एक नहीं, कई है। मैं बोलना नहीं चाह रहा मैं, क्योंकि बोलने से बात और बढ़ती है। ये खुशी की बात है। देखिए, ये सुलेमान ये लड़का है, इसकी बड़ी बहन पहले आई थी, पहले ये लड़का आया था। ये लड़का बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में, उसकी बड़ी बहन ESI मेडिकल कॉलेज में। ये है हफ्सा तस्नीम, ये बच्ची है मौलाना शब्बीर नदवी की, बेंगलोर के है मौलाना। मालूम कर लीजिए कितना फीस में चार्ज किया हूं, मालूम कर लीजिए क्या कंसेशन दिया नहीं दिया मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। खुशी नहीं होती हमको? जहां पे आज सीट लेना है तो आपको 1 करोड़ भी ले जाइए, सीट नहीं मिलेगी वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह। एक नहीं, ये ऑटो रिक्शा वाले का बच्चा डॉक्टर बन रहा है। ये एक यतीम बच्चा है आसिफ, ये डॉक्टर बन रहा है। ये एक गांव का बच्चा जो आता है अरफात, ये डॉक्टर बन रहा है। ये हाफिज लड़का है वसीम, ये डॉक्टर बन रहा है। ये पूरे मतलब नॉन मुस्लिम्स के तो नाम नहीं ले रहा मैं। अभी मैं जहां पे रहता हूं, मतलब मेरा कॉलेज है ना, शिवाजी नगर की एक गली है, मतलब तिमैया रोड, वहां की बच्ची है सैयदा हाजिरा। मालूम कर लीजिए इस बच्ची की स्टोरी, मालूम करिए तो मालूम हो जाएगी। आप यूट्यूब पे चेक कीजिए, सैयदा हाजिरा का नाम डाल के देखिए बच्ची की स्टोरी। वो बच्ची बोलेगी कि ख्वाब देखने से डरती थी बच्ची है, खाली दिल में ख्वाहिश थी मैं डॉक्टर बनूंगी, लेकिन बोल नहीं सकती थी किसी को, क्योंकि अब्बा नहीं थे, अम्मी घर में कुछ सीने का काम करते थे और कुछ कमाते थे। जरिया अल्लाह हमको बनाया, आज ये बच्चे MBBS कर रही है। मेरे लिए दूसरा कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? किसी की अप्रिसिएशन की थोड़ी करना है हमको, वहां पे कबूल करे अल्लाह तो बस है।